नमस्कार दोस्तों, आपके अपने काउंट क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो रीट भर्ती 2025 में L1 और L2 दोनों साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। साथियों, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न को व्याख्यात्मक एनालिसिस करके बताएंगे। तो ये साथियों हमारा चौथा मॉडल पेपर है और प्रीवियस पेपर के सारे पेपर हम हल करवा रहे थे। चौथा पेपर है। इससे पहले हमने 3 पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए थे रीट भर्ती परीक्षा के, वो हल करा दिए हैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि 1,01,01,101 का अंकीय रूप। तो इसको हमको अंकों में लिखना है। तो साथियों, इसको तो सामान्य रूप से सभी लिख सकते हैं कि 1,01,01,101। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न पूछा है उसमें पी का दहाई अंक बताया है और संख्यात्मक रूप से पूछा है कि 3 1 पी 5 3 का गुणज है। लेकिन क्या कह रहा है, पी दहाई का अंक है तो पी का अधिकतम मान क्या होगा। ये अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे अधिक जो मान रखें वो क्या रखें हम। तो इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे कर सकते हैं साथियों, 3 1 पी 5, इसमें 3 का भाग जाना चाहिए। मतलब 3 का गुणज है तो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। अब 3 का भाग हम देंगे तो साथियों 3 का भाजक तक नियम है कि ये संख्या है, इनका अंकों का योग जब हम करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जितना भी हो लेकिन 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 में 1 जोड़ा साथियों हमने 4 हो गया। 4 में हमने 5 जोड़ा तो कितना हो गया साथियों, 4 में 5 जोड़ा तो 9 हो गया। अब पी का मान अधिकतम ऐसा रखो जो साथियों 9 में ऐड करने पर 3 का पूरा पूरा भाग चल जाए। तो इस ऑप्शन में सबसे अधिक मान 9 है। तो हमने साथियों 9 में 9 ही ऐड कर दिया और फिर हो गया ये 18। और 18 में अब 3 का भाग दे के देखेंगे हम तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो साथियों जो पी का अधिकतम मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 25 + 12 × 33 - 25 भाग 5 का मान है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम हल करेंगे साथियों भाग को। जब हम 5 का भाग 25 में देंगे तो यहाँ पर जो आएगा साथियों 5 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 33 × 12 का जब मल्टीपल करते हैं तो वो आता है 396। क्या आता है साथियों, 396। अब इधर प्लस 25 है। अब इधर 25 प्लस है, इधर 5 माइनस का है साथियों ये, क्योंकि यहाँ पर 25 माइनस का था। 25 में से जब 5 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 20। और 396 में हम जब 20 जोड़ेंगे साथियों तब आ जाएगा 416। फिर से देख लीजिए किस तरह हमने हल किया है। 25 में 5 का भाग दिया, ठीक है, इधर 5 बच गया। इसके बाद में भाग हल करने के बाद में यहाँ पर चिन्ह हो गया माइनस का, लेकिन फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई को गुणा करते हैं। 33 × 12 किया तो 396 आ गया और प्लस में 25 यहाँ पर है साथियों। अब 25 में से हम 5 का जब घटाएंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा और 96 प्लस का है, 20 भी प्लस का है साथियों। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 416 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, इस तरह के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए थे और काफ़ी प्री पेपर है ये रीट भर्ती परीक्षा का। तो ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे 2025 भर्ती जब 27 फरवरी को हमारा एग्जाम होगा। साथियों, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। इसमें विभाज्य की पूछी है। तो 1 से लेकर 10 तक 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन सभी संख्याओं का जिसमें भाग जाए, छोटी से छोटी संख्या हमसे पूछी है। अब ये जो प्रश्न होगा साथियों ये होगा भाजकता के नियम से। जिसके 1 से 10 तक की संख्या सभी के भाजकता के नियम याद हैं तो वो साथी वो कर सकता है इसको। तो सबसे पहले हम 10 का भाग देकर देखें तो लास्ट में इकाई का अंक अगर 0 है तो वो 10 से विभाज्य है। तो ये सभी संख्याओं में 10 का भाग जा रहा है। उसके बाद में हम 9 का ट्राई करेंगे। 9 का भाग हमने इसमें दिया साथियों। तो 9 का भाजकता का नियम ये कहता है कि जो अंकों का योग है उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 8 और 4 होता है 12। तो 12 में तो नहीं जा रहा, तो ये इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें अंकों का योग हो रहा है 1 और 6 7, और 7 और 8 कितना होता है 15। तो 15 में भी 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता साथियों। उसके बाद में हमारे पास ये 2 ऑप्शन ये आपके सामने बचे हैं। इन पर हम ट्राई करते हैं 9 का भाग। अब इनका अंकों का योग किया तो 5 और 2 7 और 2 9, और अंकों का योग 9 है तो 9 में तो 9 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो इसमें 9 का भाग जा रहा है। इसके अलावा इसकी बात करें 5 और 4 9, तो इसमें भी भाग जा रहा है।
अब हम ट्राई करेंगे 8 का। तो 8 का ट्राई करेंगे तो 8 में अंक जो अंतिम 3 अंक हैं उनमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए किसका, 8 का। तो इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग 8 का जा रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब हम 5 का ट्राई करेंगे साथियों, 7 का करेंगे, 6 का करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का, इन सभी दोनों संख्याओं में सभी का भाग इस तरह चला जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या जो पूछी है वो हो जाएगी 2520, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूछी है, ठीक है, छोटी से छोटी। तो बड़ा ऑप्शन तो हम टिक नहीं करेंगे, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथ ही भाजकता के नियम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो भाजकता के नियम सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या, ये आपके सामने दी गई, इसमें 3 का, 4 का और 5 का स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है, किसके बराबर है। और इसमें सबसे पहले हम स्थानीय मान को निकालेंगे। तो 3 का जो स्थानीय मान है, 3 के बाद में साथियों कितने अंक है, 5 अंक है, तो इसमें 5 हम जीरो लगा देंगे। 3 का स्थानीय मान होगा। 4 का स्थानीय मान निकालें तो 4 के पीछे कितनी संख्या है, 1 है, तो 1 जीरो लगा दिए। 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है, तो 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। अब जो ये संख्या जो आई है स्थानीय मानों की, इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको गुणा करने के बाद में जो संख्या आती है वो क्या आएगी, हम देखते हैं साथियों। कितने जीरो है हमारे पास, 3 और 2 5 और एक 6, 6 जीरो तो हमारे सामने ये रही, ठीक है, ये हमने 6 जीरो यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद में हमने 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजा 20 और 20 दिया 60, तो ये इसमें टोटल 7 जीरो हो गए 6 के, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह हम स्थानीय मान से साथियों यहाँ पर गुणनफल पूछा है, अगली बार हो सकता है भागफल पूछ ले, अगली बार हो सकता है मल्टीप्लाई ही करवाए या घटवाए या फिर जुड़वाए, जो भी ऐड करवाए या फिर साथियों घटवाए, कोई भी तरह का प्रश्न आपको आना चाहिए। इनका अंकित मान और स्थानीय मान, जाति मान सब आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा है अन्वसानी आवर्ती संख्या 0.123 के बार के बराबर भिन्न है। तो इसको हमको हल करना है। जो ये संख्या दी गई है आवर्ती वाली, जो कैसे हल की जाती है साथियों, इधर देख लिए। ये है 0.123 और 3 के बार लगा हुआ है। तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए सबसे पहले जो पूरी संख्या है वो हमको लिखनी है। हमने पूरी संख्या लिख दी, इसको इस दशमलव को हटाने के बाद में 123 ये संख्या बनी। अब जिन संख्याओं के बार नहीं है, सबसे पहले हमको उनको घटाना है। तो हमने इनको घटाया साथियों, 12 को, जिसके बार नहीं है वो 12 संख्या है, तो 12 हमने 123 में से घटा दिया। उसके बाद में हमारे पास बचा था 111। अब करना क्या है साथियों, 111 के बाद में हम इनको देखना है, ये संख्या हमने लिख रखी है ये, इसमें जिन संख्याओं के बार है, मतलब जितनी संख्याओं के बार है उतना हमको इसके नीचे 9 लिखना है। तो केवल 3 के नीचे बार है तो हमने 1 9 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये है साथियों, जितने संख्याओं के बार नहीं है, दशमलव के बाद की कहानी है ये, जितने संख्याओं के बार नहीं है, तो दो संख्या है यहाँ पर 1 और 2, दो संख्याओं के बार नहीं है तो यहाँ पर 2 जीरो लगाना है। जितनी संख्याओं के बार नहीं है उतना हमको जीरो लगाना है। तो फिर ये बन गया साथियों 111/900। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो 111/900 हम ऐड यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और फिर बच जाएगा 2 और 3 तिया 3 7 21 बटे 3 तिया 9, तो यहाँ पर 337/300 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए साथ ही, इस तरह प्रश्न कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी हमको, हमने लिखा 0.13 के बार 1 2 3 के बार। फिर इसमें कैसे हल करेंगे, इसको पूरी संख्या लिखने के बाद में 123 हमको पूरी संख्या लिखनी है, उसमें से जिनके बार नहीं है वो हमको घटाना है। इसमें से घटाने के बाद में जो संख्या आती है वो हमको लिखनी है साथियों। और अब इस संख्या में से जो जितनी बार हैं, जितनी संख्याओं के, उतने हमको 9 लिखने हैं, और जितनी संख्याओं के बार नहीं उतने हमको 0 लिखने हैं। अब इसको हम हल करेंगे तो साथियों क्या आएगा, 37/300। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों सारे प्रश्न हम लॉजिकल तरीके से करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई सूत्र नियम एक्स वाई का प्रयोग कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है। तो 50 × 16 करेंगे जब हम, होगा 16 पंजो 80 और 80 का मतलब है 8 रुपये। जिसमें 8 रुपये बन रहे हो वो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों इस साथी ने जो कर रखा है इसको हम देखते हैं एक बार क्या है। तो इसमें 2 रुपये के 3 सिक्के तो 6 रुपये ये हो गए साथियों, और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 8 200, तो 2 रुपया ये हो गया। तो 6 रुपया और 2 रुपया 8 रुपये हो गया। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला था ये बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह हमें इन प्रश्नों को हल करना है। सिक्के हैं साथियों, उनको जोड़ना है और इसको मल्टीप्लाई करके इसका हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है वो आर ओ से संबंधित, और ये रीट भर्ती परीक्षा के जितने भी आप पेपर देखेंगे
उन सभी पेपरों में एक प्रश्न आपको आरोही या अवरोही का देखने को मिलेगा। क्रम में पूछ रहा है तो साथियों अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आपको जो संख्या दी गई है उन सभी के पीछे हमको जीरो लगानी है, जो भिन्न दी गई है। जीरो लगाने के बाद में उसमें हमको भाग देखकर देखना है। 7 का भाग हमने 20 में दिया तो 7 दूनी 14, बच गया 6 और 7 आठू 56, तो 2.8 इसमें आया, हमने भाग दिया। तो 13 का भाग अब 30 में देंगे हम, तो 13 दूना 26, फिर बच गया साथियों हमारे पास 4 और हो गया 40, फिर 13 ती 39, तो इसमें आया 2.3। अब 6 का भाग हम देंगे 50 में, तो 6 का 50 में देंगे तो 6 7 42, 6 8 48, 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे छोटी अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, तो पहले नंबर पर ये वाली संख्या आ जाएगी, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी ये वाली हो जाएगी, और फिर सबसे छोटी तीसरे नंबर पर ये हो जाएगी। इसका मतलब ये है सबसे पहले 5/6 किस ऑप्शन में है, तो 5/6 यहाँ पर है। उसके बाद में हमको दिख रहा है 2/7, 2/7 इसमें है, 3/13। तो साथ ही इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस तरह का अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम में साथियों छोटी से बड़ी की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है साथियों, एक संख्या दी गई है, इसको हमको मान को निकालना है। अब इस तरह के प्रश्न कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो ये मिश्रित भिन्न है इसको हमको उचित भिन्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 5 का हमको 1 से गुणा करना है, 5 एकम 5 और 3 8, तो 8/5 ये हो गया 8/5। अब इस कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 और 6 2 8, ये 8/3 हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है ये 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 और 24 और 5 होता है 29, 29/6। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इस कोष्टक वाली संख्या को हल करना है। तो यहाँ पर आप लघुत्तम ले लीजिए साथियों। यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा 6, और 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, और 2 को 8 से किया तो 16, इसका मल्टीपल हो जाएगा, और 6 का 6 में दिया 1 बार, और यहाँ पर आ जाएगा 29। अब 29 में से हम 16 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13/6। ठीक है, अब 13/6 इधर है साथियों हमारे पास, -13/6, और इधर जो कोष्टक के बाहर हमको चिन्ह दिख रहा है ये माइनस का है। तो माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ था 8/5, 8/5 प्लस 13/6। अब इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पर लघुत्तम फिर लेना है। यहाँ पर 30 लघुत्तम आ गया। अब 5 का 30 में दिया 6 बार गया, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है। उसके बाद में 6 का फिर 30 में दिया 5 बार गया, 5 को 13 से गुणा करेंगे तो 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 65 है। अब 65 में से साथियों हमको घटाना है, क्या घटाना है, 48 घटाना है। साथियों ये प्लस के चिन्ह है तो इसको प्लस रखना है हमको। अब 48 में से जब 65 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचता है साथियों 17, और 17 यहाँ पर क्या आएगा, 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 17/30 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो एक हमारी ये कह सकते हैं साथियों, ये विभाजक जो नियम है, भाजकता का नियम है, उनसे संबंधित प्रश्न है। एक तरह से हम लैसमे से संबंधित कह सकते हैं। इसमें पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष फल प्राप्त हो, वह संख्या कौन सी है। तो क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी साथियों 244 और 2052 से बड़ी तो हो नहीं सकती है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट जाएंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछी है तो इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि उससे बड़ी मिल जाए संख्या से बड़ी। अब 12 और 16 की बात कर रहे हैं तो 4 शेष फल बचना चाहिए, हम 4 पहले ही इनमें से घटा रहे हैं शेष को। तो ये हो गया 240 और ये हो गया 2048। अब इनमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का। तो पूरा पूरा भाग का मतलब है ये जो संख्या है साथियों किससे विभाजित है, 12 है साथियों। इसमें इसका मतलब ये है 12 ये है तो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, तो मतलब 3 का भाजकता का नियम इसमें काम कर रहा है। अब जिस संख्या में इनमें से 3 का भाग जिसमें नहीं जा रहा वो हमसे अलग कर देंगे। तो इसमें साथियों अंकों के योग देखेंगे तो यहाँ पर 6 हो रहा था, इसमें तो भाग चल जाएगा 3 का। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं 4 2 6, और 6 और 8 कितना होता है साथियों, 14, और 14 3 से विभाजित नहीं होती। तो ये जो 12 है साथियों इसका आंसर नहीं होगा। तो बचता है 16, और 16 इन दोनों संख्याओं से विभाजित है, आप भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है साथियों, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है 88, 86, 89, 95।
साथ ही 2 अंकों की अगर बात करें, सबसे पहले तो हमको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। 1 से 100 तक की टोटल जो 25 संख्याएँ हैं अभाज्य संख्या, उन सभी 25 संख्याओं का पता होना चाहिए कौन-कौन सी अभाज्य संख्याएँ हैं। अब इस प्रश्न में सबसे बड़ी 2 अंकों की पूछी है, तो सबसे बड़ी जो 2 अंकों की संख्या है अभाज्य संख्या साथियों, वो क्या होगा? 97, ठीक है। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, लेकिन अब पूछा है सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे छोटी 11 हो गई। अब इस दोनों संख्याओं का हम अगर घटाएँगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर बचेगा 86। तो 86 इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सबसे बड़ी अगर 2 अंकों की पूछे तो 97 है, और सबसे छोटी 2 अंकों की पूछे तो 11 है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की पूछे तो साथियों क्या है? 7 हो जाएगी, और सॉरी 1 अंक की, और सबसे छोटी 1 अंक की अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए, तो वो क्या हो जाएगी? 2। और पहली 2 एक ऐसी संख्या है जो सम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? क्या? सम अभाज्य संख्या 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा है साथियों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें पूछा है यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर इधर दर्जनों की वैल्यू दी गई है, इधर किसकी वैल्यू दी गई है साथियों? पेनों की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दर्जन में से एक बार दर्जन निकालेंगे, तो 12 का हम इसमें भाग देंगे, तो 12 12 छः की 72। 1 दर्जन जो है साथियों, 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन कितना रुपये का आ गया? 60 रुपये का आ गया। अब 1 दर्जन में पेनों की संख्या कितनी होती है? 12 पेन होते हैं। अब 12 का फिर भाग देंगे इसमें, क्यों? क्योंकि हमको 1 पेन की वैल्यू काटनी है। 1 पेन की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, तो 25 पेन हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये दर्जन में होते हैं साथ ही इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब अलग-अलग है तो हम 1 के हिसाब से काट देंगे, तो 12 का जब 60 में भाग दिया तो 5। तो एक जो पेन है साथियों, उसकी कीमत कितनी आई है? ₹5 आई है। तो अब 12 जो 25 पेन है उसकी कीमत निकालने के लिए हम 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 125 जो है साथियों, वो कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। दोबारा देख लो साथियों इसको एक बार। 12 दर्जन दिया हुआ है और 720 इसकी रेट है। हमने 1 दर्जन की वैल्यू काटी, तो जो 1 दर्जन का 12 का पहाड़ा जब हमने बोला इसमें दिया भाग, तो साथियों 12 छिकी 72, 60 रुपये आया। फिर दर्जन की अगर बात करें तो दर्जन में 12 पेन होता है, 12 पेन का भाग हमने 60 में दिए 1 पेन काटने के लिए, तो 1 पेन की वैल्यू आई थी ₹5। अब ₹5 1 पेन की है, तो हमको निकालना है 25 पेनों का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथियों कितना आएगा? 125, जो हमारा सी ऑप्शन में उत्तर है, ठीक है? सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा है वो औसत से संबंधित है, और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें है साथियों, 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है छोड़ जाता है, तो शेष बचे छात्रों का भार होगा। अब शेष बचे छात्र जो हैं उनका भार क्या होगा, ये हमको बताना है। तो साथ ही 5 छात्रों का औसत भार कितना है? 40 किग्रा। तो 5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या आ जाएगा, औसत वजन 4 जो 5 है उनका वजन कितना हो जाएगा? 200। 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 200 केजी टोटल 5 छात्रों का है। एक 50 केजी का छात्र छोड़ के चला जाता है, जब हम 50 घटा देंगे तो हमारे पास 150 केजी बचा। लेकिन संख्यात्मक रूप से छात्रों की संख्या कितनी है? 5 से अब 4 हो गई है, ठीक है? तो 4 छात्रों में टोटल वज़न है 150। अब हम इनका औसत बनाएँगे तो 4 का भाग हम इस 150 में देंगे साथियों, तो वहाँ पर आएगा 37.5 केजी, ठीक है? अब ये 4 छात्रों का औसत वज़न आ गया, तो ये बी ऑप्शन है साथियों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कैसे किया? 5 का मल्टीप्लाई किया इसको औसत से संख्या बनाने के लिए। जब 5 से हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? यहाँ पर आया 200। एक 50 केजी का बच्चा छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पर 150 बचेगा, और 150 ये है 4 बच्चों का, तो 4 बच्चों का हम औसत वापस निकालते हैं, तो 37.5 इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हमको बताना है। अब इसका क्रय मूल्य साथियों कैसे निकालेंगे? इसमें 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का मतलब ऐसे सवाल मैंने पहले भी करवा दिए हैं, तो 10% मतलब 1/10 होता है। यदि हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें, तो क्रय मूल्य है साथियों हमारा 10, ₹1 का लाभ हुआ 10 पे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हो गया 11, ठीक है? विक्रय मूल्य क्या हो गया? 11। अब 10 की वैल्यू हमको पता नहीं है साथियों, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य 11 की वैल्यू दे रखी है 330,
ठीक है, हमने 330 यहाँ पर लिख दी। 11 से कितना गुना हो रहा है साथियों, ये 11 थी 33, तो 30 गुना हो रहा है, तो इसका भी 30 गुना हम कर देंगे, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा साथियों 300। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर से देखते हैं किस तरह हमने इसको हल किया है साथियों। सबसे पहले हमको कितना परसेंट लाभ हो रहा है वो देखना है, फिर इधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना है। क्रय मूल्य 10% मूल्य होता है 1/10। अब 1/10 में 10 तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपये का लाभ है ये, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 11। साथ ही इसमें 11 की वैल्यू मतलब विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है, तो ये हमारा कितना गुना है, 30 गुना। और इसका हम जब 30 गुना करेंगे साथियों 10 का, तो यहाँ पर 300 उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ पूछता तो 30 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, 300 से 300 तक तो लाभ पूछता साथियों, तो 30 रुपये का लाभ था। तो ऐसे प्रश्न हम साथियों व्याख्यात्मक रूप से करवा रहे हैं और लॉजिकल तरीके से हल करवा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न देखने के लिए साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों ये, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। ये सवाल हमने पहले भी करवाया था साथियों, MDH से संबंधित है। MDH फर्स्ट बटे MD बड़े वर्ग है इसमें, फिर MDH2 और W2, ठीक है, ये सेकंड स्थिति में करना है, ये फर्स्ट स्थिति में करना है। अब करते कैसे है इसको, 12 × 7 साथियों, सबसे पहले M आ गया मतलब पुरुष की संख्या मतलब छात्र की संख्या, फिर इसमें H आ गया घंटे, यहाँ पर D मतलब दिन इसमें दिया नहीं है और वर्क इसमें दिया नहीं है, तो साथियों वर्क हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इधर हमको 6 घंटे दे दिए, लेकिन हमको आदमी पूछे कि कितने आदमी कर देंगे, तो 6 का जब हमने इसमें भाग दिया तो 2 पर गया और 7 दूनी 14, तो इसमें जो छात्र की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, कितने छात्रों की पड़ेगी, 14। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे आज की क्लास के 15 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा ये साथियों जो 15 प्रश्न बचे हुए वो आपको नेक्स्ट क्लास में इसी तरह एनालिसिस देखने को मिलेगा। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहो और मस्त बिंदास पढ़ाई करो।